नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के कार्यभार में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिस्ट से उत्तराखंड आने की अपील की है। तीसरी खबर में आज हम बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां विधायक और महापौर के बीच तकरार देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर दुर्ग जिले से है, जहां 9,000 महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे, जहां बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर मिले कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा नए तेवर में दिखाई पड़ेंगे। उनके सामने इस साल होने वाले 9 विधानसभा राज्यों और लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने की कड़ी चुनौती है। इसके लिए कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के कार्यभार में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने अपने राजस्थान दौरे के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि पूर्वोत्तर के छोटे चुनावी राज्यों में बदलाव के लिए समय नहीं बचा है, लिहाजा अब उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ शीर्ष नेताओं की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने राज्यों में पार्टी के कार्यों की जानकारी दी। इसमें राजस्थान और तेलंगाना का काम सबसे बेहतर पाया गया और प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों सतीश पूनिया और बंडी संजय कुमार की काफी प्रशंसा भी की थी। इसलिए माना जा रहा है कि इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी नड्डा की तरह कार्यकाल में विस्तार मिल सकता है। तो आपको बता दें कि जल्द ही 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी के कई अध्यक्षों और प्रभारियों में हमें देखने को मिलेगा कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे भी अब बीजेपी पार्टी के भी कई अध्यक्ष ऐसे होंगे जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि जो जीत की बात है, जो पार्टी लगातार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब इस तरह ये रणनीति भी इसे कहा जा सकता है कि कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके और ज्यादा कार्य अच्छे तरीके से हो सके, जिससे कि अच्छे से सारी ही चीजों का क्रियान्वयन हो सके और पार्टी अपने मकसद में, जो जीत का मकसद है, उसमें कामयाब हो सके। तो आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ नेताओं की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से जेपी नड्डा नए तेवर में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी जो है बदलाव किया गया है, बढ़ाया गया है। ऐसे ही अब 9 विधानसभा के राज्यों और लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब उन्हें भी ये जिम्मेदारी उनकी भी बनी है कि जीत जो है हर राज्य में बीजेपी की सुनिश्चित की जाए। प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के लिए जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, उनके भी कार्यकाल में बढ़त की जा सकती है। तो हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और जैसे कि अभी आने वाले समय में 9 विधानसभा चुनाव जो होने वाले 9 राज्यों में और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अब प्रभारियों का भी कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्षों का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हर राज्य में जीत जो है पार्टी की सुनिश्चित की जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, जो 2 दिन तक चली, और उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक के चुनाव के लिए बढ़ा दिया जाए। और इसके साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि जिन स्टेट में अभी चुनाव होने हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, क्योंकि वो लगातार पिछले समय से वहाँ पर काम करते रहे हैं, तो उन्हें उस चीज की ज्यादा जानकारी है कि किसने क्षेत्र में अच्छे से काम किया है, किसको टिकट दिए जाने हैं, और जो भी रणनीति की उस पर वो लगातार काम करते रहे। तो ऐसे में जरूरी है कि उन्हीं लोगों को कंटिन्यू किया जाए, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ये पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
अभी पार्टी का फोकस कहाँ कहाँ है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, या अभी टारगेट ऑडियंस बीजेपी का क्या है? देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला हुआ और मोदी जी ने उनको एक ही मूल मंत्र दिया है, जीत का जो मंत्र दिया है वो है सबका दिल जीतने वाला। ये आपको कार्यकर्ताओं का और लोगों का दिल जीतना है। दिल जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है कि उनको किस तरीके की समस्याएं आती हैं, उनको शासन से प्रशासन से किस तरीके की अलग अलग फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे दूर किया जाए। तो लोगों की समस्याओं को और उसको पर वो काम कर रहे हैं। ये लोगों की नाराजगी खत्म होनी चाहिए। लोगों की नाराजगी अगर खत्म करने में बीजेपी और बीजेपी नेता कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। और जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक जारी थी, इसमें राजस्थान और तेलंगाना का काम जो है काफी सराहा गया है, तो क्या इससे बाकी राज्यों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए, अपने कार्यशैली में बदलाव अब किया जा सकता है इन दोनों राज्यों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली चीज है कि पार्टी की जो अंदरूनी एक नाराजगी होती है, नेताओं में जो लेग पुलिंग होती है उसको खत्म करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने घर की समस्या को खत्म करना पड़ेगा। जब आप घर की समस्या को खत्म कर लेंगे तो आप बाहर जाकर के लड़ सकते हैं समस्याओं से और उन चीजों पर काम कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है जिस तरीके से दो स्टेट्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया, उसी तरीके से आपको राजस्थान में भी काम करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी काम करना पड़ेगा, तेलंगाना में भी काम करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी काम करना पड़ेगा, कर्नाटक में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टेट्स भी हैं जिन जहाँ चुनाव होने हैं और ये लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरह से अभी सभी के जो प्रभारी हैं जैसे कि और जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में बदलाव किया जा सकता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो क्या ऐसे भी कयास हैं कि अगर जिनसे नाखुश है पार्टी तो उनके कार्यकाल में कमी क्या की जा सकती है या उन्हें हटाया भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पार्टी सबसे पहली चीज ये देखती है कि चुनाव सर पर आ गए हैं, तो ऐसे में अगर हम संगठन में बदलाव करेंगे तो कई तरीके की नाराजगियों का भी सामना करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनाने में भी टाइम लगता है। अभी जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है और उस समय में अगर चुनाव आ जाते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा, जिन लोगों का काम पसंद नहीं आएगा है, जिन लोगों से नाराजगी है, उनके साथ में जैसे कोई प्रभारी है उनके साथ में अपना कोई सह प्रभारी करके लगा दिया जाता है, या प्रदेश अध्यक्ष के साथ में एक अलग से किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो कई चीजें रहती है जिससे टीम को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है और अपने लोगों को संगठन में सेट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते थे और बर्फबारी का आनंद लेने जाते थे। लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद देश भर में ये मैसेज गया है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हैं, जिस कारण तमाम पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों से बुकिंग कैंसिल करा दी है, जिससे उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ये बात खुद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानी है। उनका कहना है कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिस्ट अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पर्यटकों से अपील है कि उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में बर्फबारी और आध्यात्म का आनंद लें। बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है। हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहाँ मूवमेंट्स चलती रहती हैं और मैं उदाहरण दूंगा जापान का। जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो हैं फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहाँ रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप में आइए। आप यमुनोत्री आ सकते हैं, गंगोत्री आ सकते हैं, हर्षल की तरफ आ सकते हैं, केदारनाथ आ सकते हैं और यहाँ पर पूजाएं भी हो रही हैं। हमारी शीतकालीन पूजा गंगोत्री की खरसाली में होती है, मुखबा में गंगोत्री की पूजा होती है, केदारनाथ के अंदर ऊखीमठ में पूजा होती है। मठ में क्योंकि आपदा आई है और लगातार भू धसाव की खबरें वहां से सामने आ रही हैं, इसको लेकर अब
पर्यटक जो हैं, जो उत्तराखंड में लगातार सर्दी के मौसम में बर्फबारी का आनंद उठाने जाते थे, वहां की प्राकृतिक वादियों का आनंद उठाने जाते थे, उन पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पर्यटक जो हैं, होटलों में जो उन्होंने बुकिंग्स करा ली हैं, उसे कैंसिल अब कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं पर्यटन जो है काफी ज्यादा उसका स्टेटमेंट जो है वो डाउन होता जा रहा है। इसी को लेकर अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है, लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड आए और उत्तराखंड घूमें। जोशीमठ के अलावा जो जो जगहें हैं जहां पर, जैसे उन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री का जिक्र किया, केदारनाथ का उन्होंने जिक्र किया, और लोगों से यही अपील की कि उत्तराखंड आए और इन जगहों पर जरूर आकर घूमें और प्रकृति का जो नजारा है उसका लुत्फ उठाएं, बर्फबारी का वो लुत्फ उठाएं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार पर्यटक डर गए हैं, सहम गए हैं जोशीमठ की आपदा से, इस वजह से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है। पर्यटन विभाग को भी इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा ही रहा, अगर पर्यटक नहीं पहुंचते हैं इस साल, तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी, जो लोगों का रोजगार है, जिन जगहों पर जैसे कि पिकनिक स्पॉट्स हैं या जो फेमस जगह है घूमने की, अगर लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी खासा असर देखने को मिलेगा इसका। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जो आपदा आई है उससे पर्यटकों का उत्तराखंड में आना कम देखने को मिल रहा है। विंटर टूरिज्म को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आपदा जैसे हालात उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं और पर्यटकों की संख्या घट रही है। जिन पर्यटकों ने होटल में पहले से ही बुकिंग करा ली थी वो अब कैंसिल करवा रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में जहां पर्यटक हमेशा से ही उत्तराखंड उनकी पहली पसंद रहा है कि जाकर वहां घूमते हैं और प्राकृतिक वादियों का जो नजारा वहां पर लिया जाता है, जो बर्फबारी स्नोफॉल का नजारा वहां लिया जाता है, उन पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों से अपील की है कि वे उत्तराखंड आए, और गंगोत्री का उन्होंने जिक्र किया, यमुनोत्री का उन्होंने जिक्र किया, केदारनाथ, बद्रीनाथ का उन्होंने जिक्र किया कि यहां पर आकर जरूर वो आए और देखें कि क्या खासियत है उत्तराखंड की। तो आपको बता दें कि काफी डर गए हैं पर्यटक और सहम गए हैं जोशीमठ में जो आपदा आ रही है भूधसाव से, जिस तरह से दरारें वहां पर पड़ रही हैं, लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कों पर दरारें आ रही हैं, जिस वजह से लोग अब डर गए हैं और उत्तराखंड की तरफ घूमने का जो है रुख नहीं कर रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर टूरिज्म की तो काफी नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। विंटर टूरिज्म को लेकर बड़ा नुकसान के लिए जो है अनुमान लगाया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने लोगों से उत्तराखंड आने की अपील की है। उन्होंने उत्तराखंड की विशेषताएं बताई हैं, जो जो जगह बहुत फेमस हैं, जिन जगह पर लोग बड़ी संख्या में, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उन जगहों का भी उन्होंने जिक्र किया और लोगों से अपील की कि उत्तराखंड आए, आध्यात्म का वो साक्षी बने, आध्यात्म का आनंद लें, बर्फबारी का आनंद लें और इस मौसम का आनंद लें। तो विंटर टूरिज्म को लेकर बड़ा झटका लग सकता है उत्तराखंड में। तो जोशीमठ में आई आपदा के बाद से पर्यटकों की संख्या लगातार कम हो रही है। कम संख्या में पर्यटक उत्तराखंड घूमने पहुंच रहे हैं और जिन्होंने पहले से ही बुकिंग भी करा रखी है होटलों में, रिजॉर्ट्स में, वो भी अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इसको देखते हुए लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में वाकई में बड़ा नुकसान जो है विंटर टूरिज्म को झेलना पड़ सकता है। कई सारी जगहें बहुत फेमस हैं उत्तराखंड में, बहुत जहां टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, उसमें केदारनाथ सबसे ऐसी जगह है, आध्यात्म का प्रतीक है, लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन जोशीमठ में जो आपदा आई उसके बाद से लगातार कमी देखने को मिल रही है पर्यटकों की।
हमारे साथ कमल गुप्ता जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। कमल जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके बाद से पर्यटक शायद काफी सहम गए हैं। उत्तराखंड में अब टूरिस्ट जो जाते हैं उसकी संख्या में कमी जो है देखने को मिल रही है। कमल जी। हेलो जी। जी, जोशीमठ में आपदा के बाद टूरिस्ट काफी कम संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट पैलेस है और जिसका एक बड़ा वर्ग जो है पर्यटन के रोजगार से ही अपनी रोजी रोटी चलाता है। बिल्कुल। जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है और सारे देश में संदेश गया, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में एक संदेश गया है कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है और जहां आपदा आती रहती है। और जिस तरह से जोशीमठ के होटल टूटने शुरू हुए हैं उससे एक भय का माहौल बना। बिल्कुल। और जो टूरिस्ट पैलेस हमारे मुख्य हैं, नैनीताल, मसूरी, औली, चक्रौता, जो इस समय बर्फबारी के समय भारी संख्या में लोग बुकिंग कराते थे, वो कैंसिल हो रही है। और इसको पर्यटन मंत्री जी चिंता का विषय ये है जी। और पर्यटन मंत्री जो हमारे सतपाल महाराज जी है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। और जो विंटर वेकेशन जैसे लोग औली में आते थे विंटर गेम्स के लिए और एक बड़ी संख्या में जोशीमठ में लोग रुका करते थे जी, तो वो सब प्रभावित हुए हैं। और एक भय का माहौल जो बना है वो चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड का एक बड़ा वर्ग पर्यटन पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, जिस तरह से सतपाल जी ने अपील तो कर दी है लोगों से, लेकिन क्या इसके अलावा सरकार कोई कदम उठाना चाहिए या उठा सकती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? किसी तरह की कोई ऑफर्स, डिस्काउंट्स जो है टूरिस्ट के लिए निकाल सकती है जिससे कि संख्या में दोबारा से इजाफा देखने को मिल सके? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड का पर्यटन प्रभावित हुआ है इस घटना से, उसके लिए जरूरी है कि कोई विशेष पैकेज पर्यटकों के लिए सरकार बनाए। बिल्कुल। और जैसे होम स्टे योजना और जो दूसरे हमारे विकल्प जो बनाए गए थे उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कमल गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार जिस तरह से आपदा देखने को मिल रही है, पर्यटक परेशान है और उत्तराखंड में लगातार पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। इसी के साथ अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में विधायक और महापौर के बीच तकरार देखने को मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक पीसी शर्मा महापौर मालती राय से खफा हो गए। बता दें, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बजट नहीं दिए जाने से विधायक शर्मा नाराज होकर मालती राय को ज्ञापन देने उनके पास पहुंचे। शर्मा का आरोप है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अलावा कांग्रेस के पार्षदों ने भी बजट जारी करने की मांग रखी थी, लेकिन महापौर मालती राय ने सिर्फ नरेला विधानसभा को ही बजट दिया। बाकी के विधानसभा क्षेत्र और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हुई। महापौर जी से भेंट करने जा रहे हैं, समय लिया है। हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष और मेरा प्रतिनिधि हैं वो भी जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। इस क्षेत्र में भी 2 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। देखने में आ रहा है कि केवल कुछ चुनिंदा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में काम हो रहा है। और इस मामले में आपत्ति हमारे पार्षद दल ने भी की है। तो मैं अपने सभी क्षेत्रों के जो 12 वार्डों के कामों की एक लिस्ट बनाई हमने और भी पार्षदों और बाकी लोगों से लिया हुआ है। ये सब लेके मैं देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से नरेला और दूसरी जगह उन्होंने काम कराए उस तरह से दक्षिण पश्चिम में भी स्वीकृति देंगे और काम कराएंगे। लेकिन वो तो कह रही हैं अपने बयान। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, राजनीति में अब नाराजगी देखने को मिल रही है विधायक और महापौर के बीच में। जी बिल्कुल, जिस तरह से महापौर पर लगातार नरेला का महापौर होने का आरोप लग रहा है और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लामबंद हो गए हैं और लगातार महापौर पर पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं।
विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो रहा है और महापौर ने पक्षपात पूर्वक जो अलाटमेंट है, जो पैसे की अलाटमेंट है, वो जारी किया है। नरेला के लिए 58 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जबकि दूसरे विधानसभाओं में विकास कार्य के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। वहीं आज आरिफ मसूद भी नगर निगम पहुंचे थे और महापौर से मुलाकात की थी कि उनके विधानसभा में भी जो विकास के कार्य हैं वो कराए जाएं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो नगर निगम है वो इस समय आरोपों के घेरे में है और महापौर पर एक विधानसभा के महापौर होने का आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने भी आरोप लगाया था कि 6 विधानसभाओं में सिर्फ एक विधानसभा के लिए पैसे अलॉट किए जा रहे हैं, जबकि अन्य विधानसभाओं ने की पब्लिक ने भी वोट दिए थे, लेकिन वहां के लिए पैसे अलॉट नहीं किए गए हैं। तो लगातार महापौर पर बयानबाजी हो रही है और नगर निगम भोपाल में पक्षपात का आरोप लग रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि नरेला के लिए 58 करोड़ का बजट जो है वो अभी उसकी बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पीसी शर्मा का आरोप है, मतलब दक्षिण जो विधानसभा है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा, वहां कार्य नहीं हो रहे। वहां उनके कितने रुपए का बजट था, कितने की बात की गई थी और क्या क्या उनके बजट में चीजें शामिल थी? जैसा उन्होंने कहा कि विकास कार्य वहां पर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो लगातार जो पार्षदों के काम है वो नहीं हो रहे हैं और जिस तरह से दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जो कांग्रेस के पार्षद हैं, जो विकास का एजेंडा लेके जाते हैं महापौर के पास, वो पास नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होती है। इस बात का पीसी शर्मा ने जिक्र भी किया कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो सभी विधानसभाओं को बराबर पैसे अलॉट किए गए थे, जबकि अब जब बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ नरेला विधानसभा के लिए पैसे क्यों अलॉट किए जा रहे हैं? क्या नगर निगम भोपाल और नगर निगम के महापौर को सिर्फ एक विधानसभा के लोगों ने वोट दिया है? क्या 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं के जनता ने वोट नहीं दिया है? ये सब मुद्दे हैं और 21 तारीख को जब नगर निगम परिषद की बैठक होगी तो निश्चित तौर से ये बैठक हंगामेदार होने के अभी से आसार हैं। जी, जिस तरह से लगातार मालती राय यानी महापौर को जो है उनको सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? जी, कल महापौर से हमारी बात हुई थी तो महापौर ने कहा कि मैं सभी विधानसभाओं में जाकर भूमि पूजन और जो वहां के विकास कार्य हैं उन्हें देख रही हूं और ये जो पैसे पास हुए हैं ये जो नगर निगम की सरकार बनी है उससे पहले ही अलॉटमेंट हो चुका था। अभी नगर निगम सरकार बनने के बाद कोई बड़ी राशि किसी भी विधानसभा के लिए अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो निश्चित तौर से महापौर ने ये इस बात का जिक्र किया है कि पैसे पहले के अलॉटमेंट है, लेकिन जो विधायक हैं कांग्रेस के और जो पार्षद हैं वो लगातार महापौर पर एक विधानसभा के महापौर होने का आरोप लगा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां करीब 9000 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बता दें, यहां दुर्ग में होम ग्राउंड कॉर्पोरेशन कंपनी ने मोती पिरोहनार के नाम पर महिलाओं से 2500 रुपए जमा करवाए थे, बदले में 3500 रुपए देने का वादा किया था। ये राशि करीब 9000 महिलाओं से जमा की गई थी। ये राशि करीब 2 करोड़ 25 लाख के आसपास है। वहीं अपने पैसे के लिए सुबह जब ये महिलाएं मोती की माला लेकर ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में ताला लगा था। ऐसे में महिलाओं ने थाने का घेराव किया। वहीं होम ग्राउंड कॉर्पोरेशन के स्टाफ ने भी वेतन न मिलने की शिकायत की है। अपने बच्चे को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर इनके पीछे पड़े थे। इन लोग हमारे पैसे खाकर भाग गए, इतना धोखा दिया। मेरा एक ही अकेला था, मेरे घर में सब 4 लोग जुड़े थे। मेरे मम्मी पापा, दीदी जेठानी सब लोग जुड़े थे। ये मेरा अभी हुआ है मैम, 1 हफ्ता हुआ है और मतलब बोले गए हैं कि आपको मतलब 15 दिन के आओगे, मतलब बाद में आओगे तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसे करके। और इन लोग फ्रॉड करके भाग गए हैं और मैं ना जो फ्रॉड किए हैं उन लोग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इन लोग का चेहरा अच्छे से पहचानती हूँ, चाहे जितने भी कर्मचारी हो ना, अगर एक बार जिसको देखती हूँ उसको तो मैं भूलती नहीं हूँ। अगर मेरे दिख गए ना तो चाहे कोई कुछ भी बोले, कहीं भी मिले, मैं तो उसको पकड़ के बहुत मारूंगी। ये इंदिरा मार्केट के एरिया का है। वहाँ पे एक होम ग्रोन कॉर्पोरेशन के संचालक के खिलाफ में इन्होंने आकर थाने में आवेदन दे रहे हैं
इनके द्वारा जो है 2500 रुपये में माला बनाने की बात को लेकर शिकायत दी जा रही है और उसके बाद कल रात से उनका नंबर बंद बताया जा रहा है। इस संबंध में आवेदन जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग कितने का मामला है, क्या है, कुछ की जानकारी नहीं थी? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और कितनी महिलाओं के साथ लगभग धोखाधड़ी की बात आ रही है? अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता संध्या सिंह से। संध्या जी, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, करीब 9000 महिलाओं के साथ ठगी की गई है। मोती की माला पिरोने के नाम पर उनके साथ कुछ रुपए की मांग की गई और वो रकम जो है बढ़ाकर देने की बात की गई, लेकिन इसके बाद ये ठगी हो गई। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताएं। अभी इस मामले में जब खुद न्यूज और की टीम आती है जो आंकड़ा आता है कि 9000 हो सकता है, ज्यादा भी हो जाए, और लगभग करोड़ों रुपए की ठगी का मामला है, जिसमें यह महिला को झांसा दे रहे हैं कि आप मोदी करके देंगे तो माला के पीछे 2500 रुपए मिलेगा और एक सदस्य के जोड़ने पर आपको 500 रुपए दिया जाएगा। झांसे में महिलाएं आई और वो अपने आपसी रिश्तेदारों को जोड़ते, एक दो को दिया, 2 को 5 से जोड़ा। ऐसे करते करते 2 महीने में इनका अच्छा खासा लगने को तैयार हो गया और जिसके बाद मामला जो है कि जिससे क्या महिलाएं जीती गई और जिससे लोगों को झांसा देते गए, बकायदा बनाया था और लोगों का रजिस्ट्रेशन करते थे और लोगों को बताते थे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप करेंगे, आपको कंप्यूटर में दिखेगा, इसका निगम से रजिस्ट्रेशन है। इस तरीके से झांसा देकर के पूरा इंतजार ठगा गया है। करोड़ों का मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है। लोग वहाँ पे थाने में भी पहुंचे, बड़ी महिलाएं हल्ला गुस्सा तो कर रही है, मामले की शिकायत कर रही है और पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना आदेश दिए। जी, जिस कंपनी की यहाँ पर बात की जा रही है, होम ग्राउंड कॉर्पोरेशन कंपनी, तो इसमें कितने लोग शामिल हैं इस पूरी ठगी में? क्योंकि जैसे ही महिलाओं का कहना है कि जब वो वहां पैसे लेने के लिए जाते हैं, ताला लगा मिलता है कंपनी के बाहर, तो कितने लोग इसमें लिप्त हैं और क्या लगता है पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की बात कही है, क्या अभी तक किसी के खिलाफ कोई सबूत मिल पाया है? जी, यहाँ पे पीड़ित महिलाओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आती थी ऑफिस में तो 30 से 35 का स्टाफ दिखता था, जिनके द्वारा एक ही प्रोसेस जो कि कंप्यूटर का प्रेस से लेकर के मैनेजर और अलग अलग लेवल के सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइजर के लोग वहाँ पे हुआ करते थे और किया जाता था की बातें की जाती थी और बाकायदा प्रोसेस के साथ काम किया जाता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।